गुड आफ्टरनून गाइज। आज हमारा कक्षा 12 केमिस्ट्री वैद्युत रसायन का चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम पढ़ेंगे। तो जो फैराडे थे, इनका पूरा नाम था माइकल फैराडे, और इन्होंने 1834 में वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा और इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ के मात्रा के बीच एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया था, जिसे हम फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। इस नियम में इन्होंने दो नियम दिए, जिसे हम फैराडे के प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। तो जो फैराडे का प्रथम नियम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि वैद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है, वो विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। इसका मतलब अर्थात अगर हम यहाँ पे एक पात्र लें और उस पात्र में NaCl का विलयन भर दें और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दें और इलेक्ट्रोड को जो है हम एक बैटरी से जोड़ दें, तो जो NaCl का विलयन है ये आप क्या होगा, आयनों में टूटेगा, Na+ और Cl- बनाएगा, और बनाने के बाद जो है ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और वह इलेक्ट्रॉन Cl इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। करने के बाद यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पर कुछ निक्षेपित मात्राएं, कुछ धातु की जो मात्राएं होती हैं वो जम जाती हैं, जिसे हम धातु की निक्षेपित मात्रा कहते हैं, और यह इलेक्ट्रोड पर एक परत के रूप में जमा हो जाती है। तो वही ये बोल रहे हैं कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है, वह सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। अब अगर आवेश को हम स्मॉल q से डिफाइन करें और उसकी मात्रा W हो, तो W समानुपाती क्या हो जाएगा, Q। हमें पता है आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, Q बराबर I × T, और यहाँ से Q की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा अगला आ जाएगा W समानुपाती IT। जब ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर वह कांस्टेंट है कैपिटल Z। Z यहाँ पे एक स्थिरांक है, जिसे हम पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान जो होता है वो तत्व के तुल्यांकी भार और फैराडे स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे दो फार्मूले बने, एक W बराबर ZIT और दूसरा बना W बराबर ZQ। यदि Q बराबर 1 कूलाम हो, मतलब जो आवेश है उसका मान 1 कूलाम हो, तो W हमारा जो होगा वो Z के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात वैद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की इलेक्ट्रोड पर एकत्रित वह मात्रा है, किसमें, ग्राम में, जो विलयन में 1 कूलाम विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त होती है। अतः किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्र या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ही उसका रासायनिक तुल्यांक कहलाती है, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति एम्पियर प्रति सेकंड, ग्राम प्रति एम्पियर सेकंड। तो तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z का जो मात्रक होता है वो ग्राम प्रति एम्पियर सेकंड होता है। एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि एक फैराडे, जिसको हम कैपिटल F से डिफाइन करते हैं, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम प्रति मोल। ठीक, तो एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम प्रति मोल। और फार्मूला एक हमारा है Q बराबर N गुणे F, Q बराबर है N गुणे F, और यहाँ पे जो N है वो मोल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के कितने मोल हैं वो है, और Q क्या है, आवेश। तो यहाँ पे एक फार्मूला ये भी आपका है जिससे न्यूमेरिकल लगता है। दूसरा है द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, तो फैराडे का जो द्वितीय नियम है वह है क्या, कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा श्रेणी क्रम में जुड़े,
श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई प्रतिरोध हों तो उस प्रतिरोध के जो है अग्रसिरा दूसरे के पश्च सिरे से, फिर दूसरे का पश्च सिरा तीसरे के अग्रसिरे से, फिर तीसरे का पश्च सिरा चौथे के अग्रसिरे से, इस तरीके से एक श्रेणी के द्वारा जुड़ी हो तो उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन जो होते हैं वो समान समय में प्रवाहित की जाती हैं। तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं होती हैं वो रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं। मतलब कि जब अलग अलग विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयनों में समान समय के लिए समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्राएं होती हैं उनके तुल्यांकी भारों और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। इसका मतलब कि जो W है यहाँ से W1 इक्वल टू E1, W2 इक्वल टू E2, मतलब W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2 इक्वल टू Z1 अपान Z2। अब W बराबर होता है हमारा ZIT। हमने पढ़ा है कि W बराबर जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है ZIT। तो W1 के लिए क्या हो जाएगा, तो W बराबर होता है ZIT, तो W1 के लिए हो जाएगा Z1IT, W2 के लिए हो जाएगा Z2IT इक्वल टू हो गया E1 E2, IT से IT हो गया कैंसिल। इसके बाद हमारा अगला आ गया E1 अपान E2 इक्वल टू Z1 अपान Z2, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी तत्व का जो तुल्यांकी भार है वह उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती। मतलब E समानुपाती हो गया Z, और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक कांस्टेंट आ गया यहाँ पे F, जिसे हम कहते हैं फैराडे संख्या, और ये होता है 96,500 कूलाम। अब एक फैराडे बराबर क्या होता है, तो एक फैराडे बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश। तो हमें पता है कि 1 मोल में कितने अणु होते हैं, 6.023 × 10⁻23, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.602 × 10⁻−19। तो इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे और मल्टीप्लाई कराने पे 96,488.4 कूलाम आता है, जो लगभग 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। इसलिए एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। तो इस तरीके से ये फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम, प्रथम नियम था और ये द्वितीय नियम था, जो कि बोर्ड के पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है हमारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड हमारा होता है कि जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोते हैं तो डुबोने पर धातु पर धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और यही युक्ति इलेक्ट्रोड या अर्धशेल कहलाती है। ठीक है, मतलब कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे जो है एक कॉपर की छड़ ली और उस कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डुबो दिया, तो इस पे क्या आ गया, धनावेश आ गया, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड कहलाया। अब जैसे यहाँ पे हमने जिंक लिया, जिंक की छड़ ली, जिंक की छड़ को इसी धातु से बने लवण के विलयन में, तो जिंक सल्फेट का विलयन हमने लिया और इसमें इसको डुबो दिया, तो यहाँ पे ऋणावेश आ गया। तो धातु की जो छड़ होती है वो धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। इसी युक्ति को हम इलेक्ट्रोड या अर्धशेल कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। इलेक्ट्रोड को ही हम अर्धशेल भी कहते हैं। अब ये हमारा धातु आयन इलेक्ट्रोड है। अब इसको लिखा किस प्रकार जाता है, तो इसके लिखने का तरीका है, जैसे मान लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे Zn 2+ आयन। ठीक है, इसका मतलब जिंक की छड़ को हमने जिंक के ही लवण में डुबो दिया, ZnSO4 में डुबो दिया। कॉपर सल्फेट है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। या जिंक है तो इस तरीके से लिखेंगे, या इसको हम इसका क्रम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Cu2 + Cu, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये है धातु आयन इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका। अब अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोड विभव को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या होती है, तो जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ पर ऋण आवेश या धन आवेश आता है और विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाते हैं। इस धातु छड़ पर धन या ऋण विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और यही जो विभव होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब क्या है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाती है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब यह इलेक्ट्रोड विभव जो है वो कुछ कारकों पर निर्भर करता है। जैसे पहला है विलयन की सांद्रता। सांद्रता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता अगर क्या होगी, इंक्रीज होगी, सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वो घटता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घटता है। जब सांद्रता बढ़ेगी तो आयनन घटेगा, और जब आयनन घटेगी तो चालकता भी क्या होगी, कम होगी, और जब चालकता कम होगी तो विभव भी उसका कम होगा। दूसरा है धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति क्या है, तो ऐसे धातु जिनकी चालकता क्या होगी, अधिक होगी, जिनकी चालकता अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेंगे। मतलब कि अगर इस जो है इनकी धातु जो है इसकी चालकता अधिक है, चालकता अधिक है तो इलेक्ट्रोड विभव भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। ई भी आपका अधिक होगा। तीसरा है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति में क्या है, अगला है आपका ताप व दाब। ताप व दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो ताप पर भी निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर आयनन क्या होता है, बढ़ जाता है, और आयनन बढ़ जाने पर इलेक्ट्रोड विभव का भी मान बढ़ जाता है। तो ये था इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पे हमने जो है चित्र में कॉपर की छड़ ली और कॉपर की छड़ को उसी कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या कर दिया, डुबो दिया, जिससे ये क्या छड़ हो गई, आवेशित हो गई, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं इसको हम, कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, और छड़ आवेशित होने पर इसकी सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यह इलेक्ट्रोड विभव विलयन की सांद्रता, धातु की प्रकृति, विद्युत अपघट्य की प्रकृति और ताप व दाब पर निर्भर करता है।